बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान के खिलाफ गवाही दो, 3 शख्सियात का जवाब आ गया है। एब्सोल्युटली नॉट। ये 3 शख्सियात कौन सी हैं, व्यूअर्स, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और लोगों ने अपने पैगाम में इमरान खान के लिए किस तरह इजहार यकजहती किया और इन 3 शख्सियात का इमरान खान के हवाले से क्या कहना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि अडयाला जेल के दरवाजे खुले हैं और एक शख्सियत पहुंची है अडयाला जेल में और उसकी मुलाकात हुई है इमरान खान से। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान तक पहुंचा दिया गया। ये मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही और अब पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कितनी देर में बदलेगा इस मुलाकात के बाद, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 2 दिन से अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से इतलात ये आ रही थी कि इमरान खान के खिलाफ 3 शख्सियात को तैयार किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ तुम गवाही दो। ये उस वक्त हुआ जब अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर जज साहब ने पाकिस्तान के स्क्रिप्ट राइटर्स को ये बताया कि जनाब, जो स्क्रिप्ट आपने तैयार किया है और जो गवाह अल-कादिर ट्रस्ट केस में पेश किए जा रहे हैं, इनकी एक्टिंग में ना जान है और जो डायलॉग आपने दिए वो कोई इतना मुनासिब स्क्रिप्ट नहीं है और ये बहुत जल्दी पिट जाएगा। जो स्टेज ड्रामा आप तैयार कर रहे हैं ये एक फ्लॉप ड्रामा है, लिहाजा आप किसी ऐसे गवाह को लेकर आएँ जिसकी गवाही के बाद इमरान खान का बचना नामुमकिन हो जाए। 3 शख्सियात हैं जी, एक मलक रियाज साहब, जुल्फी बुखारी और फिर शहजाद अकबर। शहजाद अकबर से तो जी मेरी मुसलसल जब से ये मामला हमने पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर और सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए देखा तो मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ अपना मौक़िफ़ इमरान खान साहब के हवाले से रखा। और जुल्फी बुखारी साहब ने कल वाज़ेह ही कर दिया था कि वो गवाही किसी सूरत भी नहीं देंगे। मलक रियाज साहब ने आज एक तफसीली ट्वीट किया जी, जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है। मैं किसी भी मामले में सियासी फ़रीक कभी भी नहीं बनूंगा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ये है कि आप सियासी फ़रीक बने, यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ आप गवाही दें। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि मलक रियाज साहब कभी भी नहीं चाहेंगे और ना ही इस प्लान का हिस्सा बनेंगे कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दें, अदालतों में खड़े हो जाएं, क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपने गवाही दी तो आप ट्वीट्स करके तो बता रहे हैं ना कि मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो असूलों पर कायम रहा और मैंने हमेशा असूल पसंद ज़िंदगी गुजारी है। चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं, चूँकि आपको फिर अपनी उस दौलत का जवाब देना पड़ेगा और जब इमरान खान की हुकूमत आएगी, अगर आपने गवाही दी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयानक होंगे, क्योंकि आपको फिर एक एक पाई का हिसाब देना होगा। जो आप लंदन लेकर गए, किस रूट को आपने अपनाया, ये पैसा कहाँ से कमाया गया, ये तमाम सवालात फिर आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की कौम को जो भाषण दिया जा रहा है वो असूलों का भाषण मलक रियाज साहब आपको देते हुए नजर आएंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए एक प्यादा बनाकर इस्तेमाल करे। चलें, इस हद तक तो आपने ठीक एसेस किया कि आपको इस्तेमाल करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है और आपकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन व्यूअर्स, मसला यहाँ पर यह है कि मलक रियाज जैसे लोग, हुकूमत कोई भी हो, ये उसका हमेशा हिस्सा रहे हैं। मलक साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की आज मैं सज़ा भुगत रहा हूँ और अपने ही वतन के अंदर मैं मौजूद नहीं हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ ही कह सकता हूँ कि ओवर माई डेड बॉडी, खान साहब के साथ जिसने भी टक्कर ली है ना, उसे मुंह की खानी पड़ी और वो माजी का हिस्सा बन गया। और मलक साहब ये बहुत अच्छी तरह बात समझते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, और ये इमरान खान की मोहब्बत में नहीं किया जा रहा, बल्कि उस खौफ से ये किया जा रहा है कि अगर हमने झूठों का साथ दिया और एक सच्चे आदमी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए तो वो शख्सियत जिसके पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, तो हमारे साथ फिर बाद में कौन खड़ा होगा। इसलिए मलिक साहब ने अपनी खैरियत इसी में समझी कि वो इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जिन्होंने ये खेल खेलना शुरू किया वो जाने और इस खेल के मास्टरमाइंड जाने।
وہ اس کھیل سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں۔ روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ مجھے دھکیل دیا جا رہا ہے، لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اب سوال ویورز یہ ہے کہ ملک ریاض کو منانے کی کوشش جو ہے وہ کس نے کی ہے؟ کچھ دن پہلے آصف علی زرداری صاحب نے چارٹرڈ جہاز پکڑا اور وہ دبئی چلے گئے، اور آصف علی زرداری صاحب کا دبئی میں لینڈ کرنا یہ بتا رہا تھا کہ آصف علی زرداری گئے ہیں ملک صاحب کے گوڈے گٹے پکڑنے کے لیے کہ آپ ملک صاحب مان جائیں، اور اگر آپ نہیں مانیں گے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو باتیں آپ کو کہہ رہی ہے کریں تو پھر آپ کا کاروبار مزید تباہ ہوگا۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ عمران خان کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو ملک صاحب نے ان کو انکار کر دیا۔ ملک ریاض سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سلسلے میں بات چیت کے لیے صدر زرداری صاحب دبئی جاتے ہیں، اور نہ صرف آصف زرداری گئے بلکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بھی دبئی جا کر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سلسلے میں ان سے بات چیت کی ہے، مگر ملک صاحب جو ہیں انہوں نے ان تمام لوگوں کو انکار کر دیا ہے، اور عمران خان کے خلاف ملک ریاض صاحب نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک جھوٹی گواہی اور پھر ایک مقبول لیڈر اور ایک سچے لیڈر کے خلاف اس کے کانسیکوینسز ملک صاحب کو بھگتنا پڑیں گے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پھر شہزاد اکبر صاحب کی ایک ٹویٹ بھی آئی ہے اور میری ان سے بات بھی ہوئی۔ شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے فسطائیت بھرے نظام اور اس کے ایجنٹس نے میرے اور میرے خاندان اور ہر طرح کا ان کے اوپر ظلم ڈھایا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور مطالبہ صرف ایک ہے کہ عمران خان کے خلاف تم گواہی دو۔ میرا جواب پہلے بھی یہی تھا کہ تا مرگ یہی رہے گا کہ عمران خان کے خلاف کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دوں گا اور نہ کسی سازش کا حصہ بنوں گا۔ اللہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کرے۔ اس سے پہلے بھی خان صاحب نے ان کے حوالے سے ایک بات کہی تھی، جب ایک صحافی نے شہزاد اکبر کے متعلق ایک سوال کیا خان صاحب سے کہ آپ فرح گوگی کو اور شہزاد اکبر کو پاکستان کیوں نہیں بلا لیتے، وہ آ کر آپ کے حق میں گواہی دے دیں گے؟ تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ لینڈ کرے گا تو اسے اٹھا لیا جائے گا اور پھر مار کر اس کے جو بیان ہے وہ میرے خلاف دلوا دیں گے، تو بہتر ہے کہ وہ وہیں پر رہے اور اسے پاکستان آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر زلفی بخاری صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان اس وقت کا وہ سچ ہے، جو بھی اس کے خلاف جائے گا وہ برباد ہوگا، اور آج ملک ریاض صاحب کا بیان آ گیا۔ القادری ٹرسٹ کیس بھی ایک طرح سے اب ختم ہو گیا۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ القادری ٹرسٹ کیس مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہے۔ سائفر کیس اور عدت کیس میں بھی رہائی یقینی ہے، اسی لیے عمران خان کے خلاف پنجاب حکومت FIR درج کرانے جا رہی ہے، اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ کابینہ سے منظوری لی گئی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر FIR جو ہے وہ کاٹ دی جائے گی۔ اصل گیم کیا تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تینوں شخصیات جن میں سے کم از کم 2 کو عمران خان کے خلاف القادری ٹرسٹ کیس میں وعدہ معاف گواہ بنا کر عمران خان کے خلاف بیان دلوانا تھا، عمران خان کو کرپٹ ثابت کرنا تھا اور اس کا امیج مزید خراب کرنا تھا۔ 9 مئی پارٹ 2 ریلیز سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا ہے۔ یہ پلان ایک طرح کا 9 مئی پارٹ 2 تھا، جس میں 9 مئی کے بعد جیسے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی، عمران خان کے خلاف بیانات دلوائے گئے اور انہیں مجبور کیا گیا، ان کے خاندان کے لوگوں کو مجبور کیا گیا، اسی طرح زلفی بخاری، ملک ریاض اور شہزاد اکبر کے اوپر بھی اسی قسم کا دباؤ تھا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور عمران خان کے خلاف گواہی دینے سے ان 3 شخصیات نے انکار کر دیا۔ اس میں جو سب سے بڑا نقطہ ہے نا وہ ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت جو اس سے پہلے دی گئی، اور اس میں جو سوالات پوچھے گئے تھے وہ بہت ہی اہم نوعیت کے تھے۔ نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستان کی حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کی کاپی کہاں پر ہے، پھر وہ ایسٹس جو فریز کیے گئے وہ ایسٹس فریز کرنے کے آرڈرز آپ کے پاس موجود ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان جو معاہدہ طے پایا اس معاہدے کی کاپی، اس معاہدے میں کیا لکھا تھا، یہ تمام سوالات پوچھے گئے اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا جو یہ کیس لے کر گئے اور جو عمران خان کے خلاف میدان میں کھڑے تھے۔ اب اس بنیاد کے اوپر بھی ملک ریاض اینڈ کمپنی کو یہ احساس ہے، شہزاد اکبر تو خیر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں زلفی بخاری بھی، لیکن ملک ریاض صاحب کو یہ احساس تھا کہ اگر یہ کیس عدالت میں سٹینڈ نہیں کر پایا جو ضمانت کے لیول کے اوپر، تو پھر آگے چل کر یہ کیسے سٹینڈ کرے گا۔ اس لیے ملک ریاض نے کانسیکوینسز کو دیکھتے ہوئے عمران خان کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ پنجاب میں اب کچھ نئے مقدمات عمران خان کے خلاف بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ عمران خان سے 40 منٹ ملاقات کی یہ کہانی ہے،
अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई और मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जो तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। पार्टी और मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में बातचीत की गई है। इससे पहले उनकी एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई और वो मुलाकात जी मोहसिन नकवी साहब के साथ थी और इसमें वज़ीर तवानाई मोहसिन लगारी साहब भी शरीक थे। और उससे पहले आर्मी चीफ से भी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर के ज़रिए कोई पैगाम इमरान खान को पहुंचाया गया है? तो यकीनन अगर आप अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू सुने तो उन्होंने कहा था कि जो मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, मैं उसका हिस्सा हूं और मुझे पता है कि कहाँ क्या बात करनी है। ये मौका महल नहीं था और मेरी आर्मी चीफ से 2 दफ़ा मुलाकात हुई, लेकिन मैं क्या बात करता, और जो लोग मेरे सामने थे उनकी मौजूदगी में वो बात हो नहीं सकती थी। और इमरान खान की रहाई एजेंडा नंबर 1 है और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। फिर भी उस पता ही लगता है कि अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी साहब से मिलते हैं और मोहसिन नकवी जो हैं वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के बहुत करीब हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो राना सनाउल्लाह ने इनके बारे में कहा था कि अगर वो चाहते तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से ऊपर भी कुछ बन सकते थे, चूँकि हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ये उनके अल्फाज थे और उनके बारे में बात करने का या उनके ख़िलाफ़ बात करने का मतलब ये है कि हमारे पर जलते हैं और हम उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये राना सनाउल्लाह ने टेलीविज़न पर बैठ के कहा था कि वो बहुत कुछ बन सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं। तो नुमाइंदगी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की करते हैं और खान साहब से मुलाकात से पहले उनका अली अमीन गंडापुर से मिलना और फिर अली अमीन गंडापुर का जेल में जाकर इमरान खान से मिलना, ये हमें बहुत कुछ बता रहा है। यानी जेल के दरवाजे जो खोले गए और उससे पहले मोहसिन नकवी से मुलाकात, नाराज़गी दूर हो पाएगी? ये वो सवालात हैं जिसका जवाब हमें कुछ दिनों में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप एक तरफ हमले हों रऊफ़ हसन साहब के ऊपर, पार्टी के दफ्तर को गिरा दिया जाए और फिर मुकदमात तलाश किए जाएं, वादा माफ़ गवाह जो हैं उनकी मिन्नतें समाजतें की जाएं, तो व्यूअर्स फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर मैदान में जंग होगी। और इमरान खान अब ये ऐलान जंग जो है वो कर चुके हैं। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि शहरियार अफरीदी साहब की गुफ्तगू हुई है जी, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया। पार्टी की क़यादत के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन वो खामोश हैं और वो ये कहते हैं कि मैं इमरान खान और पार्टी के लिए खामोश हूँ, डिसिप्लिन में हूँ पार्टी के, लेकिन जिस कर्ब से मैं गुजर रहा हूँ, अगर मैंने ज़ुबान खोल दी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना मुँह छुपाते हुए फिरेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिस पर खामोश रहना ही बेहतर है, वो मुजरिमाना खामोशी कहलाई जाएगी। अगर मैं मज़ीद खामोश रहा, वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं ज़रूर बोलूँगा। 24 मई को भी मुझे मिलने नहीं दिया गया और इमरान खान से मैं जब भी मिलने की कोशिश करता हूँ तो कुछ लोग मुझे पीछे धकेल रहे हैं। अच्छा, अब इनके साथ भी ये मसला ये हुआ कि जिस किस्म का ये बयान देते हैं शहरियार अफरीदी साहब, कुछ लोगों को शायद इनके बयानात पसंद नहीं हैं और इसलिए इन्हें इमरान खान से मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही, क्योंकि एक हिरार्की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। कोर कमेटी है, उसके ऊपर सियासी कमेटी है और वो फैसला करती है कि किसने इमरान खान को मिलना है और किसने इमरान खान को नहीं मिलना। इससे पहले भी जी शहरियार अफरीदी साहब ये कह चुके हैं कि तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है, हमारा मुंह मत खुलवाना। वकला और केसेस होने की वजह से वकला को ही ज़्यादा रसाई इमरान खान तक हासिल है और इसी वजह से सियासी जो पार्टी के लोग हैं वो इमरान खान के करीब जो हैं उस तरह से नहीं आ सके। शहरियार अफरीदी जी जेल काट चुके हैं, उन्होंने अपने ख़ानदान के बहुत सारे लोगों के समेत जो है कुर्बानियाँ दी और इसके साथ साथ अली मोहम्मद ख़ान ने भी जेल काटी। ये वो लोग हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ के अगर कहा जाए कोर कमेटी है, यानी एक तो वो कोर कमेटी है जिसमें सियासतदानों को, पार्टी के दीगर जो सियासतदान उन्हें शामिल किया गया, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अली मोहम्मद ख़ान, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, इनकी पार्टी के लिए बहुत सारी खिदमात हैं। लेकिन वो लोग जो बाद में आ गए और पार्टी पर कब्ज़ा कर लिया, अब ये मामलात इमरान खान के बाहर आने के बाद ही व्यूअर्स हल होंगे। लेकिन उन्होंने पार्टी के हवाले से अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया और आने वाले दिनों में वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान से किसी न किसी तरह जो है वो मुलाकात की जा सके। व्यूअर्स ये आज का शो था हमारा, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।